आदाब नाज़रीन, मैं हूं मनाल सईद और आपका इस्तकबाल करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खातिरदारी। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एक माँ हैं, एक बीवी हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ पद्मश्री डॉक्टर शोभना नारायण से। चले चलते हैं उनके घर और देखते हैं कैसे करती हैं वो हमारी खातिरदारी। मौजूदा दौर में कथक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वालों में एक बहुत ही अहम और मोतबर नाम है डॉक्टर शोभना नारायण का। कथक के जरिए मजहबी कहानियों से लेकर दुनिया के सामने मौजूद मसाइल को पेश करने वाली डॉक्टर शोभना नारायण ने इस फन के जरिए जो समाजी खिदमात अंजाम दी हैं, उनका एतराफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। डॉक्टर शोभना नारायण ने कामयाबी की जो मिसाल पेश की है, वो कम ही देखने या सुनने को मिलती है। जी हाँ, वो एक मकबूल कथक डांसर के साथ साथ एक कामयाब सिविल सर्वेंट भी रही है। नाजरीन, कहते हैं कि कला की दुनिया में दायरे नहीं होते और इसकी जीती जागती मिसाल हैं पद्मश्री डॉक्टर शोभना नारायण जी। लोगों की तो शुरुआत अमूमन होती है का, ख, ग, ABCD से, मगर इनकी शुरुआत हुई ता, थई, त, थई से। साइंस स्टूडेंट, डांसर, कोरियोग्राफर के साथ साथ ब्यूरोक्रेट भी रही हैं। हंसना इनकी पहचान है और इन्होंने चाहे हालात कोई भी हो कभी भी रुकना नहीं सीखा। और हम भी बिना रुके आपको लेके चलते हैं पद्मश्री डॉक्टर शोभना नारायण जी के पास। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप हैं डांसर, कोरियोग्राफर, राइटर, ब्यूरोक्रेट, इतना सारा टैलेंट, इतना रंगीन सफ़र, कैसे शुरू हुआ ये सब? बहुत पहले शुरू हुआ था। बचपन से ही करते आई हूँ। ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। ठीक है, ये तो सही है कि सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी जी। तो मेरा पहला कदम नृत्य के क्षेत्र में पड़ा। जी। मैं शायद 2.5-3 साल की थी। अच्छा। और जैसे हर बच्चे में ऊर्जा होती है, मुझ में भी थी। और मेरी माँ कहा करती थी कि वो थक गई थी कि माँ अब मैं क्या करूँ, ये मेरा जो सेंटेंस था उससे बहुत थक गई थी। कहे कि नाचो। तो लिटरली एंड फिगरेटिवली पूरे जीवन मैंने वही किया। और वो कहती थी कि वो मुझे हाथ पकड़ के ले गई साधना बोस जी के पास, जो उस जमाने की कलकत्ता में बहुत फेमस डांस एक्ट्रेस थी। और साधना जी जो मेरे साइज को देखकर एकदम घबरा गई और बंगाली में कहने लगी, कुलेर बाचा नहीं एसचो, यानी गोद का बच्चा लेकर आई। तो लेकिन वो मैं उनकी काफ़ी फेवरेट हो गई। लेकिन ये जैसे मछली को पानी मिल जाए, उसको जीवन मिल जाए, मुझे मेरा जीवन मिल गया, मुझे मेरी आत्मा मिल गई, मेरा सांस मिल गया। तो तब से नृत्य जो है मेरे जीवन का एक अंग बन गया। बिल्कुल। और उसके बाद तो स्कूल वैसे होता है कि नर्सरी गए, किंडरगार्टन वगैरह वगैरह, तो वो अपना ABCD और क ख ग घ ये सब शुरू हुआ। और उसमें भी मन लगने लगा। तो उसमें भी हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। और कहीं ना कहीं आगे जाकर के मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था। मैथमेटिक्स और एवरीथिंग लॉजिकल तो अच्छा लगता है, इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल अच्छा लगता है। तो फिर और वो फिजिक्स, तो फिर वो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट हुआ क्योंकि उसमें एक डेप्थ है, एक लॉजिक है। तो फिर वो क्यूरियोसिटी भी है। तो फिर जाकर के BSc फिजिक्स ऑनर्स किया, MSc फिजिक्स किया, फिर PhD कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो वो दोनों ही साथ साथ चलने लगा।
और जीवन गुजर गया। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से निकले तो पहले तो पढ़ाई थी, वो एकदम वो रिप्लेस हो गया सिविल सर्विस से। तो सिविल सर्विस और डांस, पहले था डांस और पढ़ाई, अब हो गया डांस और सिविल सर्विस, तो जीवन वैसे चलने लगा। अच्छा, ज्यादा पसंद क्या था, डांस पसंद था या पढ़ाई पसंद थी? देखिए, आत्मा तो डांस में है, जी जी, दिलो दिमाग में पढ़ाई भी है, वो तो दोनों ही चलता है, क्योंकि सब कुछ साथ साथ है और वो साथ साथ चलता है। कथक ही क्यों? जैसे आजकल का ट्रेंड आ गया है मैम, हाँ। जैज, हिप हॉप, इतनी सारी स्टाइल्स हो गए हैं, इतने सारे फॉर्म्स हो गए हैं डांस के, तो आजकल कथक की कितनी वैल्यू रह गई है? कहाँ देखती हैं आज आप कथक को? एक्चुअली कथक की काफ़ी वैल्यू है। मैं एक अभी जैसे कि अगर जो भी जहाँ भी हम जाते हैं परफॉर्म करते हैं, जहाँ बहुत अलग अलग किस्म के डांस फॉर्म्स भी हैं, लेकिन कथक की अपनी जो बात है वो अपनी उसमें खुशबू आती है हमारी भारतीय संस्कृति की। जी बिल्कुल। उसके लहजे में, उसके सब कुछ, कथक में पूरा जो है भारतीय संस्कृति जो है समाया हुआ है, उसका समावेश है। तो मैं देखती हूँ कि अभी हाल भी ऐसे ही पिछले महीने एक ऐसा वाकया हुआ कि सब लोग जहाँ सभी प्रकार के डांस फॉर्म्स थे, लेकिन कथक की अपनी बात थी और सब लोग ऐसे करके देख रहे थे। तो और आपने पूछा कि आज के माहौल में कथक की क्या पोजीशन है, मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी पोजीशन है। हमेशा हर युग में, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि हर युग में शास्त्रीय नृत्य संगीत रहा है, ट्रेडिशनल, और उस दौर का, उस ज़माने का अपना पॉपुलर भी रहा है। लेकिन वो पॉपुलर आया और गया, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य और संगीत है उसकी जो प्रवाह है वो तो सदियों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, और वो आज भी है और कल भी रहेगी। आज अगर मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, द स्टूडेंट्स आर यंग मॉडर्न स्टूडेंट्स, लेकिन वो आकर के कथक सीख रहे हैं। ये नहीं कि उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, पेरेंट्स के कहने पर वो 2 दिन आएंगे सीखने के लिए, 4 दिन आएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से वो ज्यादा आते हैं। तो वो मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनमें वो हंगर है, उनमें वो भूख और प्यास है कि अपनी संस्कृति को जानने के लिए, कथक को जानने के लिए, और वो कथक में रमे हुए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा मैम कि आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसे आप गुरु भी रही हैं, आप शिष्य भी रही हैं, तो आपके पास जैसे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वैसे फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके पास? बहुत है। अच्छा। बहुत आते हैं। और अभी तो आपने 2 महीने पहले ललित अर्पण फेस्टिवल में एक मेरी स्टूडेंट है, वो लिथुआनिया से आई, और वो ऐसा कमाल करके डांस उसने किया कि सब लोग ऐसे चकाचौंध रह गए। अच्छा मैम, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे आजकल मैंने जैसे कहा कि ट्रेंड चल गया है डांस का, तो क्या चीज़ फॉरेन जो आप स्टूडेंट्स कह रही हैं, कथक में ऐसा क्या है जो इन्हें उसे अट्रैक्ट करता है? कथक में आपको सब कुछ मिलता है, और जो वहाँ के स्टूडेंट हो या यहाँ के स्टूडेंट हो, या मेरे ही लिए ले लीजिए, कि अगर आपको रिदम चाहिए, रिदम से प्यार है, तो उसमें रिदमिक वर्चुओसिटी फैंटास्टिक, क्या रेंज है, और क्या रेंज ऑफ टेम्पोज भी है। आप अति विलंबित, मतलब अति स्लो से अति द्रुत, एकदम फास्ट तक जा सकते हैं, पूरा रेंज आपके पास है। तो वो, और रिदमिक वर्चुओसिटी, उसमें सब कुछ है, पैर का काम है, ये है, पिरुएट्स है, चक्कर वगैरह है, तो सब कुछ है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। आपको अगर भाव चाहिए, अभिनय चाहिए, तो हमारी जो अभिनय, उसकी दायरे भी इतना वाइड है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लाइन को इतने बार कहा और ये नहीं, नो, आप एक शब्द को, आप उस एक शब्द को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको आप कह सकते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन से कह सकते हैं, एक फ्रेज को आप लेकर के कह सकते हैं, जैसे, और वो जो है वो कथक की खूबी है। आप एक छोटा सा कोई फ्रेज हमें ऐसे ही बताइए। अच्छा, जैसे कि अगर मैं एक, ये एक्चुअली जो मैं एक शब्द के बारे में कह रही हूँ, ये एक्चुअली हुआ था। ये कहा जाता है कि ये गुरु अच्छन महाराज जी के साथ हुआ था। मैं उसके बारे में एक बताती हूँ कि उनसे कहा गया था, एक शब्द है लाल।
जी, तो जी। लाल पे आप अभिनय कीजिए। जी तो लाल पे सब कुछ किया कि जैसे होठों की लालिमा, उगते सूरज की लालिमा, अरे। खून की लाली, गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल रौद्र में आ जाए उम्दा। तो एकदम वो उसकी लालिमा, आँखों की। आँख की जी, वो। जी। तो इस तरह से अगर नींद ना आई हो, अगर बहुत ही, तो वो फिर अलसाई हुई आंखों की लालिमा अलग अरे, होती अरे। है। तो इस तरह से वो करते गए। एक लाल रंग है, होली जी, का जी, जी, जी। रंग है, तो वो करते गए। आखिर में पूरी मतलब रात एक तरह से बीत गई थी और उनसे कहा गया कि अच्छा अब आप बताइए एक फाइनल कि जिसमें सब कुछ समावेश, सब कुछ आ जाए। तो उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा जिसमें हमारी सब कुछ इमोशंस एंड डिज़ायर्स और प्यार और जितने ये सब कुछ उसमें है, उन्होंने उठाया ऐसे बच्चे का और कहा मेरा लाल। हाय। तो वो देखिए कि वो दायरे पर्सपेक्टिव्स, कितने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है एक बिल्कुल शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अब फ्रेज लेती हूँ, जी जी अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। जी अब जैसे कोई सुनेगा वो सोचेगा कोठे की बात हो रही है बिल्कुल, बिल्कुल। कि अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। ठीक है, वो तो लिटरल हो गया जी, जी। कि वो कोठे वाली है और वो तो बदनाम है। अगर आप शब्द बदनाम को वैसे ले कि एवरीबडी नोज अबाउट द एग्जिस्टेंस, जी 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 कि वो सब लोग जान गए कि हाँ, तो अब कितने तरह से अटरिया पे कौन चढ़ रहा है। जी जी जब तक ये सिंदूर डिब्बे में है तब तक तो नहीं। अब सिंदूर के डिब्बा आपने खोला और सिंदूर ये अटरिया पे चढ़ रही है और हमारे मांग में आ गई तो आय हाय। तो हो गई बदनाम, बिल्कुल। क्योंकि सभी लोग जान गए कि ये तो शादीशुदा है। शादीशुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अटरिया पे चढ़ गई, यहाँ है अटरिया पे चढ़ गई और ये खनक गई तो हो गई बदनाम। बिल्कुल। तो उसी तरह से तो आप अलग अलग तरह से कह सकते हैं। जी, जी। वो लिटरली के अलावा आपके रेफरेंशियल हो गए और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। एक है कि अगर मैं क्षमा हूँ, ये कैंडल है, तो कैंडल पे अगर ये तो अटरिया पे चढ़ी जी जी और जब जलने लगी तो मैं हो गई बदनाम। अरे बहुत खूब। और अगर बहुत उसको खूब। बुझाया। बुझाया जी, जी। तो अटरिया पे कौन चढ़ रही है? द स्मोक, या धुआं। जी, जी। अटरिया पे चढ़ गई, जी जी मैं हो गई बदनाम, क्योंकि सब लोग ने तो समझ लिया कि मैं वहां जली हुई थी, जल रही बिल्कुल थी। बिल्कुल लास्ट फिलोसॉफिकल, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का लास्ट जर्नी अटरिया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम। अरे अरे अरे। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। तो ये जो दायरा है, डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो दायरा जी, है जी। अभिनय हमारे भाव पक्ष जी, में, जी। वो कथक की एक बहुत ही देन है। हाँ, और वो कथक की एक बहुत मजबूत जान है। इतना सारा अभी आपने दिखाया करके, इतने आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको मतलब इस सब के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? आप बीवी हैं, आप एक माँ हैं, और आपके पास मतलब आप ये लगा लीजिए आप ब्यूरोक्रेट भी रहीं, पढ़ती भी रहीं, पढ़ाती भी रहीं, सीखती भी रहीं, सिखाती भी रहीं। इसमें आपको नहीं लगा कि आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में से कुछ छूट रहा है, या मेरे लिए अपना टाइम कहाँ है? कैसे मैनेज किया आपने ये सब? मेरा अपना टाइम तो यही सब है। यही है। यही सब है, जिसमें सभी एक्चुअली ये मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग मल्टीटास्कर्स हैं। जी सभी, हर एक व्यक्ति, हर जी। एक इंसान मल्टीटास्कर है। जी, जी। लेकिन हम अपने आप को वो उस तरह से देखते नहीं है, सोचते हैं कि हम लोग यूनिटास्कर्स हैं। जी, जी। लेकिन है एक्चुअली इन रियल लाइफ सभी लोग मल्टीटास्कर्स हैं। और आफ्टर ऑल आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जी, जी। वो एक फादर भी हैं, जी। वो किसी के बेटे भी हैं, वो अगर ऑफिस में काम कर रहे तो वो बिल्कुल। वहाँ एक अधिकारी भी हैं, जी, जी। और वो घर में एक फैमिली मैन है, जी, जी। और वो सब कुछ है, वो एक भाई भी हैं। तो देखिए मल्टीटास्किंग तो होती रहती जी, है जी। इमिजिएटली। तो वो तो उसी तरह से मेरा रहा कि मैं तो उसमें मैंने कोई खास तो किया नहीं, जो सभी लोग कर रहे हैं। सही हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं कहूँगी कि जो मैंने किया दिल लगा के किया, जो सब कुछ जो है, और वो जो है ये नहीं सोचा कि ये बोझ है, नो नथिंग, वो दिल लगा के किया। तो शायद दिल की बात से याद आया, न जी भर के देखा न कुछ बात की,
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। डिफरेंट कल्चर, इंडिया से बाहर, इंटर रिलीजन, इंटर सब कुछ इंटर होने के बाद ऐसा कहाँ से हुआ, क्या हुआ, सर ने आपको कैसे ढूंढा? मेरे हस्बैंड, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, इंटर कंट्री, इंटर रिलीजन, इंटर एवरीथिंग, वो ऑस्ट्रिया के हैं और वो उस ज़माने में यहाँ पोस्टेड थे 70s में एज द नंबर 2 इन द एम्बेसी। और पहले तो 4 साल में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब उन जाने का वक्त आया तब हमारे एक परफॉर्मेंस में मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने जब हंस के वो कहते कि उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको नहीं देखा। तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तो उनके ज़रिए फिर मुलाकातें हुई और उसके बाद वो वापस वहाँ चले गए, वापस उनकी पोस्टिंग, होम पोस्टिंग हो गई। तो खतों के द्वारा, तो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस कोर्टशिप आल्सो, सिर्फ और फिर बाद में 2 साल बाद हम लोग की शादी हुई। तो उनको वो हमेशा हंसते कि उनको 1.5 पौने 2 साल लगा मुझे कन्विंस करने में, इतना लंबा कि ऐसी जो है लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, लॉन्ग डिस्टेंस एवरीथिंग, वो वैसे कहा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है और आपने इतने सलीके से चलाया। 36 साल हो गए शादी के। जी जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, आप में सर में क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या अलाइक चीजें हैं एकदम, मतलब दोनों की मैच करती हैं या फिर आप टोटली ऑपोजिट हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है कि फॉर एनी रिलेशनशिप टू सर्वाइव, जी जी, वैल्यूज एक होने चाहिए। हम दोनों के वैल्यूज एक हैं, वही और जो बेसिक वैल्यूज है वो यूनिवर्सल होती हैं, वो बदलती नहीं है। और ऊपरी चीजें जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, तो वो तो अलग है, वो उसमें तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली वैल्यूज सेम है। बोथ ऑफ अस, दोनों ही, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्यार तो है ही है, जी जी, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान जी वो बहुत है। एक दूसरे के प्रति बिलीफ और ट्रस्ट, एक जो है विश्वास, वो बहुत है। तो वो आई थिंक ऑल दीज, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में। और हाँ, डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, डिफरेंसेस तो ऑब्वियस है, मैं बहुत ही ब्राउन कलर की हूँ, वो बहुत ही सफ़ेद कलर के। उनका लैंग्वेज जर्मन है, मेरा अपना है हिंदी। अच्छा, आपने उन्हें हिंदी सिखाई थोड़ी बहुत? वो 20 शब्द बोल लेते हैं, 20 शब्द जानते हैं, समझ लेते हैं उनको कि क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं जर्मन बोल लेती हूँ। अच्छा, ओके ओके। बुलडोजर हूँ लेकिन बोल लेती हूँ। तो इट्स बीन अ लवली जर्नी। दोनों का साथ जो हम लोग का सफ़र रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है। अच्छा, आप में से और सर में से फूड लवर कौन है? खाना किसे ज़्यादा पसंद है? दोनों को ही खाना पसंद है, जी जी, लेकिन शायद मुझसे ज़्यादा उन्हें पसंद है। जैसे कि हमने देखा कि सर ऑस्ट्रिया से हैं, आप इंडिया से, तो घर में कौन सा क्यूजीन ज़्यादा होता है, इंडियन या ऑस्ट्रियन? जब वो यहाँ आते हैं जी जी, तो यहाँ तो मेरे घर में उनको इंडियन क्विजीन मिलता है और वो भी बिहारी क्विजीन मिलता है। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ ऑब्वियसली ऑस्ट्रियन क्विजीन, टोटली वियनीज ऑस्ट्रियन क्विजीन। और ये बनाता कौन है? वो बनाते हैं और आप बैठ कर खाते हैं। और मैं खाती हूँ। और जब वो एम्बेसडर थे चारों तरफ, जी जी, तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि जब एंटरटेनमेंट होती थी तो ऑस्ट्रियन क्विजीन होता था, तो मैं तो खुश आराम से बैठ के खाना। लेकिन हम दोनों वैसे एक्सपेरिमेंट जहाँ भी अगर हम जाते हैं, अगर हम थर्ड कंट्री में भी गए, जी जी, और तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वहाँ की क्विजीन को जरूर ट्राई करें। अच्छा, आपके हाथ की कौन सी डिश सर को सबसे ज्यादा पसंद है? अब ये तो मालूम नहीं। ये तो उनसे ही आप पूछिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और सर के हाथ की कौन सी डिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बहुत अच्छे कुक है। अच्छा, बहुत अच्छे कुक है, तो वो जो भी बनाते बहुत अच्छा बनाते हैं, डिलीशियस बनाते हैं। जब इनके घर में मेहमान आते हैं, ये इंडिया में है तो इनका इंडियन खाना बनता है, तो आइए चलिए चलते हैं इनके किचन में और देखते हैं कि कैसे करते हैं मैम अपने घर में अपने मेहमानों की खातिरदारी। अच्छा मैम, एक बात बताएं, जैसे आप और सर बाहर जाते हैं, डिफरेंट खाते हैं,
इंडियन खाने में स्पाइस ज़्यादा होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं, ऑस्ट्रियन खाने में भी ऐसा होता है? नहीं, ऑस्ट्रियन खाने में उतना मसालेदार नहीं होता है। उनके लिए तो इंडियन खाना हॉट एंड स्पाइसी, तो उनके लिए तो बहुत ही कम स्पाइसेस। वहाँ तो स्पाइस के नाम पे अगर बहुत हो गया तो पेपर हो गया और रोज़मेरी वगैरह हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के खाने में जब तक मसालेदार ना हो, गरम मसाला ना हो, चटपटे ना हो, खुशबू ना आ रही हो, एग्जैक्टली, तो वो खाना क्या तो लेकिन आज अगर आप पूछे जी कि अब मैं क्या बनाऊंगी आपके लिए, तो बताइए। मैं बताऊं? बताऊं? बताइए ना। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग है। मुझे देख करके आप सोचेंगे कि कोई भारतीय खाना ट्रेडिशनली बनाऊंगी, तो आज मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। गुड, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आज आप हमें क्या खिला रही है? जो एक बहुत ही पॉपुलर जी ऑस्ट्रियन डिश है, जी वीनर श्निट्zel। तो वो मैं चिकन के साथ करूंगी, तो चिकन श्निट्zel। बिल्कुल ठीक चलेगा? है। तो आप हमें आज ऑस्ट्रियन डिश खिलाने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं और देखते हैं कैसे करती हैं शोभना जी अपने मेहमानों की खातिरदारी। चलिए। तो नाज़रीन, चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन गर्ल की ऑस्ट्रियन डिश की, जिसका नाम है वीनर श्निट्zel। यानी आज हम चिकन के साथ करेंगे, तो चिकन श्निट्zel। चिकन श्निट्zel। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप चिकन पीसेस ले लीजिएगा और उसको इस तरह से आप ठोकिए कि एकदम इसको कूट कर एकदम थिन कर दीजिए। जी। और ये जब ऐसे हो जाए पूरा बारीक कर दें, बारीक एकदम कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले इसको बैटर को जो आपने ये किया है, इसको आप पूरी तरह से मैदा में मिला देंगे, मिला दीजिए, उसको कोट कर दीजिए पूरा। अच्छा, मैंने एक और यहाँ जो है ये पूरा ये अंडा, 2 अंडे मैंने पूरे लिए हैं, 2-3 अंडे इनफैक्ट, और इसमें नमक डाल दिया है। अच्छा। तो ये आप नमक का ये पूरा ये कर दीजिए। और इसमें जो हमने ये इसको मैदा लगाया हुआ, इसको पूरा कोट करके जी। और ये क्या है जिसमें ये ब्रेड क्रम्स है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स है। जी।